क्या डिस्कस करना है? सबसे पहला टॉपिक है हीट इंजन, दूसरा हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, तीसरा कार्नोट साइकिल क्या होती है। तो थोड़ा सा पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वास्तव में ये चीज़ें है क्या। हीट इंजन वास्तव में जो हम अपनी दैनिक लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कार का इंजन है, बाइक का इंजन है या बस का इंजन है, तो जो इंजन हमारे ये होते हैं इनको हम हीट इंजन कहते हैं। और जो हीट इंजन है वो उसके मुख्य 3 पार्ट हम समझते हैं। पहला पार्ट होता है इसमें कि जो सोर्स होता है, हाई टेम्परेचर पे एक पहला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सोर्स, जो मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पे यहाँ पर ये है सोर्स, ये हाई टेम्परेचर पे होता है। इसके हीट इंजन के मुख्य 3 पार्टों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा हीट इंजन है वो 3 पार्ट उसमें कौन कौन से होते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? ये सोर्स। उसके बाद होता है एक वर्किंग सब्सटेंस, यहाँ पर होगा वर्किंग सब्सटेंस, एक वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पर होगा, और ये वर्किंग सब्सटेंस कार्य करता है। ये वर्किंग सब्सटेंस यहाँ से हीट लेता है, ऊष्मा यहाँ से लेगा और कुछ वर्क करेगा, और जो बची हुई हीट होगी उसको सिंक को दे देता है, ठंडी बॉडी, सिंक बोलते हैं हम ठंडी बॉडी। तो एक तीसरा पार्ट इसके अंदर ये होता है जो जिसको हम कहते हैं सिंक। इसमें एक तीसरा पार्ट यहाँ पर सिंक होता है जो T2 टेम्परेचर पर यहाँ पर होता है, तो उसको हम सिंक बोलते हैं। तो मुख्य तरह से जो हमारा हीट इंजन है, अगर हमसे पूछा जाए कि हीट इंजन क्या होता है, ऊष्मा इंजन क्या होता है, तो हम कहेंगे कि हीट इंजन एक ऐसी युक्ति है या ऐसी डिवाइस है जो हीट एनर्जी को वर्क में बदलता है, ऊष्मा को कार्य में बदलता है। तो जो भी हमारे हीट इंजन है वे सारे के सारे ऊष्मा को कार्य में बदलते हैं। और इनकी जो मुख्य 3 पार्ट इसमें होते हैं किसी भी इंजन के अंदर, हीट इंजन के अंदर, वे हैं पहला सोर्स जो हाई टेम्परेचर पर रहता है, दूसरा वर्किंग सब्सटेंस जो कार्य करता है, और तीसरा सिंक जिसको ठंडे, वो इसके कंपैरेटिवली ये एक तरीके से ठंडा ये होता है, तो उसका टेम्परेचर T2 होता है, एक लो टेम्परेचर यहाँ पर है। तो जो बची कुची हीट है, मान लेते हैं वो Q2 हीट है और वो किसको जाती है, सिंक को चली जाती है। जैसे बाइक की अगर हम बात करें तो बाइक में वहाँ पर इंजन ऊष्मा लेता है, फिर बाइक चली तो कार्य होता है, और बची कुची जो हीट है वो साइलेंसर के थ्रू धुआं के रूप में निकल जाती है। तो कुल मिला के इंजन का ये, कोई इंजन होगा उससे धुआं भी निकलता है, वो डीजल भी कंज्यूम करता है और वर्क भी करता है। तो मुख्य 3 इसके पार्ट होते हैं। और इसी के साथ आती है इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, जो इसकी दक्षता जिसको हम बोलते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होगी, यहाँ से एफिशिएंसी यहाँ पर होती है, इसको हम ईटा से दिखाते हैं। एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि आउटपुट हमें क्या मिला इंजन से, कार्य। इनपुट क्या हुआ कि इस इंजन ने इनपुट कितनी ऊष्मा ली, कितनी ऊष्मा ली, कितनी हीट ली और कितना कार्य मिला। कार्य वास्तव में क्या, आउटपुट, इस इंजन का आउटपुट। इनपुट क्या है, इसने कितनी हीट ली, और ये तो वेस्टेज है एक तरीके का। तो यहाँ पर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट मीन्स कि कार्य आउटपुट हुआ और Q1 हीट यहाँ से इनपुट के रूप में उसने ली। तो ये जो W यहाँ पर होता है वास्तव में ये इन दोनों हीट का अंतर है, ऊष्मा का अंतर है। क्या है ये, Q1 माइनस Q2 है वास्तव में ये, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, दिस इज इक्वल Q1 माइनस में Q2 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा Q1, या हम कहें कि ये 1 माइनस में Q2 अपॉन में Q1। या परसेंटेज अगर एफिशिएंसी हम निकालें तो ईटा बराबर, अगर परसेंटेज एफिशिएंसी इसकी निकालें तो वो क्या निकल के आती है, वो आएगी यहाँ से 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100 से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और परसेंटेज एफिशिएंसी हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये एफिशिएंसी होती है कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी। और एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि वो
जो ऊष्मा यहाँ से लेता है, जो हीट यहाँ से लेता है, उसको मैक्सिमम कार्य में कन्वर्ट करे, कम से कम सिंक को धुएं के रूप में दे। तो जितना ये कम से कम होगा Q2, W जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इंजन उतना ही एफिशिएंट होगा या उसकी एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी होगी। तो Q2 कम होना चाहिए, ठीक है। अगर Q2 0 हो जाए, मान लिया वो साइलेंसर से कुछ भी वेस्टेज फ्यूल नहीं दे रहा है, धुआं नहीं दे रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 100%, क्योंकि Q2 0 यानी कि जो इंजन है वो जितनी हीट ले रहा है उतनी सारी कार्य में परिवर्तित कर रहा है और वेस्टेज बिल्कुल ख़त्म। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ जब हीट वहाँ पर बर्न हुई है, साइलेंसर को थोड़ा बहुत कुछ वेस्टेज जरूर जाता है। इसलिए ये प्रैक्टिकल इंजन की हम बात कर रहे हैं। अगर एफिशिएंसी 100% हो जाए तो वो आइडियल इंजन होता है, आइडियल आदर्श इंजन, और वो कार्नोट साइकिल जो है वो कार्नोट इंजन कहलाता है, जो आदर्श इंजन होते हैं जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है। यानी कि ये जो कार्नोट इंजन है वो हीट इंजन ही है, लेकिन आइडियल इंजन पे ये आधारित है। कार्नोट ने अपनी एक परिकल्पना दी और आदर्श इंजन के उसमें उसने अपनी परिकल्पना दी है। और जितने भी हमारे प्रैक्टिकल इंजन होते हैं हम उनकी सबकी कंपैरिजन कार्नोट इंजन से करते हैं। अब कार्नोट इंजन ये क्या होता है? एक ये इसकी एफिशिएंसी 100% होती है, और कोई भी प्रैक्टिकल इंजन कार्नोट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं रख सकता। ये आइडियल इंजन है जो कार्नोट ने परिकल्पना दी। और कार्नोट ने, या कार्नोट चक्र क्या होता है, कार्नोट साइकिल क्या होती है, उसने एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया, अब हम उसको समझने जा रहे हैं। तो कार्नोट साइकिल क्या है, आइए समझते हैं। ये दो, जिसका ढलान ज़्यादा हो वो एडियाबैटिक कर्व होता है, और जिसका ढलान कम हो वो समतापी यानी कि आइसोथर्मल कर्व होता है, समतापी कर्व होता है। तो ढलान किस किसके ज़्यादा है? इसके और इसके, और इसके और इसके कम है, तो दो समतापी प्रक्रम है। और ये प्रक्रम अगर मैं कह दूं कि A, B, C और ये D है, ये पूरा जो चक्र है A, B, C, D, फिर A आ गया, इस चक्र को हम कार्नोट साइकिल चक्र कहते हैं। और ये पूरा हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालने के लिए एक पूरा डेरिवेशन यहाँ पर होगा। और ये आइसोथर्मल में हम जानते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक में हम जानते हैं वहाँ पर हीट कांस्टेंट रहती है। आइसोथर्मल कर्व जो होगा वहाँ पर ये स्लो प्रोसेस है और ये फास्ट प्रोसेस है, यहाँ पर चेंजेस तेजी से होते हैं, यहाँ पर चेंजेस धीरे धीरे होते हैं। तो ये एक तरीके से AB, BC, DA, ये चार प्रोसेस इसमें हैं। दो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और दो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये चार डायग्राम इसमें हमें समझाने हैं, और ये चार डायग्राम A to B है ना। अब एकदम ये चारों डायग्राम आप समझिएगा ध्यान से। ये चारों डायग्राम हमारे क्या हैं? ये चारों डायग्राम जो हम बता रहे हैं, ये चारों डायग्राम कार्नोट साइकिल को पूरी तरह समझाते हैं। यहाँ पर A to B, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो A बिंदु पर है तो वहाँ पर इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 मान लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये तो हो गया दाब P, इनिशियल दाब P1 हो गया, और जो इसका इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या है यहाँ पर? ये V1, क्योंकि ये वॉल्यूम वाली आयतन वाली साइड है। तो जब B पॉइंट पर पहुँचते हैं तो इसका यहाँ पर जो वॉल्यूम हो गया वो ये वाली साइड है। तो पहले यहाँ पर ये V2 वाली साइड है, V2। A से B तक देखते हैं कि उसका आयतन V1 से V2 हो जाता है, आयतन बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे तीन पार्ट हैं, सोर्स और इंसुलेटिंग स्टैंड और सिंक, इसमें तीन मुख्य पार्ट हैं। और जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है वो ये है। किसी चैम्बर के अंदर मान लिया गैस फिल यहाँ पर है, हीट इंजन के अंदर भी गैस बनती है जब फ्यूल जलता है तो गैस एक तरीके से वर्किंग सब्सटेंस होती है। तो यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस को जब सोर्स पर हमने रखा
तो ये वर्किंग सब्सटेंस यहाँ से हाई टेम्परेचर T1 है, ये यहाँ से हीट लेती है और हीट लेगी तो जो इसके अंदर गैस फिल है उसका आयतन इंक्रीज होगा, उसका आयतन वॉल्यूम बढ़ेगा और मान लेते हैं कि वो वॉल्यूम क्या हुआ, V2 हो गया, गैस का वॉल्यूम V2 हो गया। और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, समतापी प्रसार जिसको हम बोलते हैं, ये धीरे धीरे होता है और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पर रहता है। तो यहाँ से क्या हुआ, इसने यहाँ से सोर्स से ऊष्मा ली एट टेम्परेचर T1, तो यहाँ से ये ऊष्मा Q1 लेता है, Q1 ऊष्मा यहाँ से लेता है और A से B तक इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये वो ग्राफ दिखाता है A से B वाला इस चीज को। इसके बाद क्या करते हैं कि इस वर्किंग सब्सटेंस को उठा करके इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं। इंसुलेटिंग स्टैंड है, कहीं से भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। इसके अंदर जो हीट पहले से है उसकी वजह से भी अभी भी गैस का प्रसार होगा, गैस फैलेगी और उसको हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं, रुद्धोष्म प्रसार, जिसको हम रुद्धोष्म प्रक्रम या रुद्धोष्म प्रसार हम इसको कहते हैं, यानी कि ये तेजी से फैलती है। तो V2 से V3 तक इसका आयतन फिर बढ़ता है और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, यहाँ भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये B से जब C तक जाएगा तो ये B से C तक की कहानी है यहाँ पर। ये तो B से C तक देखते हैं कि वॉल्यूम फिर से यहाँ पर चेंज होगा और ये वॉल्यूम यहाँ से हो जाएगा V3 और ये B से C तक का एडियाबैटिक एक्सपेंशन के थ्रू इसका आयतन बढ़ गया। अभी हीट का आदान प्रदान यहाँ पर नहीं होता है। और इसके बाद तीसरा जो यहाँ से C से D वाला ग्राफ आता है, ये हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये हुआ एडियाबैटिक एक्सपेंशन और इसके बाद ये क्या हुआ, यहाँ से वॉल्यूम कम हो रहा है, वापस आ रहा है फिर से, वो गैस कंप्रेस हो रही है, वॉल्यूम उसका घट रहा है। तो वो ये वाली कंडीशन है। जब हम उसको सिंक पर रख देंगे अपने वर्किंग सब्सटेंस को और यहाँ पर उसका हीट इसके अंदर जो भी है, टेम्परेचर जो इसके अंदर पहले से है, जब उसको सिंक पर रखेंगे, सिंक होती है एक तरीके से ठंडी बॉडी, तो यहाँ से एक तरीके से टेम्परेचर इसमें जाने लगेगा, T2 टेम्परेचर, क्योंकि लो टेम्परेचर है तो यहाँ पर रखने से इसका T2 टेम्परेचर यहाँ पर, ताकि ठंडी होती है गैस, और जब गैस ठंडी होगी तो वो उसका आयतन भी कम होगा। पिस्टन ऊपर रखा है तो वो उसको गैस को कंप्रेस करेगा। तो ये कंप्रेशन यहाँ पर हो रहा है। और कंप्रेशन कैसा हो रहा है यहाँ पर, आइसोथर्मल कंप्रेशन, समतापी एक तरीके से संपीड़न जिसको हम कहते हैं, गैस का वो आयतन घट रहा है। तो ये अगर पहले से उसका आयतन V3 था तो अब कहाँ पर आएगा, V4 तक। लेकिन इनिशियल वाला वॉल्यूम अभी नहीं आया जहाँ से पहले उसका था, अभी ये उससे ऊपर है। तो V4 तक यहाँ पर ये D आते आते इसका V4 आयतन यहाँ पर ये हो जाता है, V4 आयतन ये हो जाता है। इसको बोलते हैं हम आइसोथर्मल कंप्रेशन। गैस दबी है, उसका आयतन घटा है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और किस टेम्परेचर तक हुआ है, T2 टेम्परेचर तक। तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 था, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, लेकिन यहाँ से तो वर्किंग सब्सटेंस ने हीट ली थी, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, सिंक को हीट दे रहा है। तो ये यहाँ पर Q2 हीट दे देता है, यहाँ पर ये Q2 हीट ये इस सिंक को चली जाती है एट टेम्परेचर T2। अब उठा के फिर सिंक से इसको हम इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं, जहाँ से ये हीट का आदान प्रदान वहाँ पर ये रुक जाता है। और इसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक कंप्रेशन। अभी भी गैस का वॉल्यूम कम होगा, इस केस में भी कंप्रेशन हो रहा है, गैस दब रही है, लेकिन एडियाबैटिकली रुद्धोष्म हम उसको संपीड़न कहते हैं। तो यहाँ पर भी D से जब A तक जाएगा तो उसका वॉल्यूम यहाँ पर कहाँ पर पहुँच गया, V1 तक आ गया। तो ये V1 बिल्कुल पहला जो वॉल्यूम था उसी के मैचिंग में लाइन हमने बना दी। क्या हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, या हम कहें कि जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, जिस स्टेट से चला था, जिस अपनी अवस्था से चला था, घूम फिर के उसी अवस्था में आ गया। तो इसको कहते हैं हम कार्नोट साइकिल, कार्नोट चक्र इसको बोल देते हैं पूरा। और ये कार्नोट चक्र है क्या, ये आइडियल इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का एक तरीका है। कार्नोट ने इसकी परिकल्पना दी
और इससे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन कोई नहीं हो सकता। जितने भी हमारे प्रैक्टिकल इंजन है उसकी कंपैरिजन हम कार्नोट साइकिल से या कार्नोट इंजन से करते हैं। ये एक आदर्श इंजन के लिए कैलकुलेशन सारी है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रोसेस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन में किया गया कार्य क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में किया गया कार्य क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में किया गया कार्य क्या है, और यहाँ पर कितना कार्य किया गया है। क्योंकि यहाँ पर उसके आयतन अगर चेंज हो रहे हैं तो कार्य भी होता है, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है हमने पढ़ा भी था, W बराबर ये होता है इंटीग्रेशन P dV। अगर आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो कार्य होता है। तो यहाँ पर चारों ही प्रोसेस के अंदर आयतन में परिवर्तन हुआ है तो कार्य भी होगा। तो यहाँ पर मान लिया W1 कार्य हुआ है, यहाँ पर माना W2 कार्य हुआ है, यहाँ पर W3 और यहाँ पर W4 कार्य हुआ है। अब W1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। समतापी प्रक्रम के अंदर हमने कार्य का फॉर्मूला ड्राइव किया था इससे पिछली क्लास में। ये पिछली वीडियो जो हमने डाली थी लेक्चर 1 है या लेक्चर 2 है, उसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कार्य कैसे होता है वो उसका डेरिवेशन किया था, और आइसोथर्मल के अंदर कार्य हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे उसका डेरिवेशन हमने किया था। तो वे फॉर्मूले हम डायरेक्ट इसके अंदर यूज करेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन हम पहले कर चुके। उनको सीधा सीधा रिजल्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर किया गया कार्य क्या है। तो यहाँ पर जो ये W1 कार्य है वो इस ली गई ऊष्मा के ही बराबर होता है। तो एक तरीके से जो यहाँ पर ये W1 है वो वास्तव में Q1 यहाँ पर ये है, और जो इसका फॉर्मूला था मैं वो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, nRT1 log E/2 V2 अपॉन V1। आप इसको देख लेंगे, पिछली वीडियो में मैंने ये डेरिवेशन कराया था। ये फॉर्मूला उसका होता है। यहाँ पर हम R क्या है, गैस नियतांक जिसको हम बोलते हैं, PV बराबर nRT से। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, गैस के मोलों की संख्या। T1 है टेम्परेचर, यहाँ पर T1 टेम्परेचर, और V2 अपॉन V1 क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 तक हुआ है तो V2 अपॉन V1 यहाँ से ही आता है। तो ये है किया गया कार्य आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है इसके अंदर किया गया कार्य क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर किया गया कार्य क्या है, उसका भी मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, और वो ये था nR1 माइनस गामा और T2 माइनस T1। ये था इसके लिए। गामा यहाँ पर वही है Cp अपॉन Cv का नियतांक, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में पॉइसन के नियम का पालन करता है। ये Pv की पावर गामा बराबर नियतांक, ये बॉयल्स के नियम का पालन करता है, Pv बराबर नियतांक, इसलिए गामा फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। आगे वाले प्रोसेस में आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसमें किया गया कार्य बिल्कुल इसी के तरह होगा, क्योंकि अभी आइसोथर्मल आ गया, बस आयतनों में और टेम्परेचर में चेंज होना है। अब उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन हुआ है, हीट अब सिस्टम ने ली नहीं बल्कि दी है सिंक को, तो कार्य नेगेटिव हो जाता है। तो वो उसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या आएगा, उसको W3 हम बोल देते हैं, और वो W3 जो निकल के यहाँ से आएगा ये वास्तव में Q2 होगा, और ये माइनस का निकल के आता है, तो जब माइनस आएगा तो इसमें हम परिवर्तन यहाँ पर कर देंगे, और डायरेक्ट रिजल्ट में लिख देता हूँ। इस बार टेम्परेचर T2 है, और log E/2 क्योंकि माइनस आया है, हमने यहाँ पर क्या किया था, V2 अपॉन V1 किया था, तो यहाँ पर आयतन इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इस वाले में V3 से V4 हो रहा है, इसमें आयतन बढ़ रहा था लेकिन इसमें आयतन घट रहा है, तो इसलिए ऊष्मा निकली थी इसलिए माइनस आया था। यहाँ पर V3 अपॉन V4 हो जाएगा, इसमें क्या था V2 अपॉन V1 होना चाहिए था, क्या V4 अपॉन V3, लेकिन माइनस की वजह से वो V3 अपॉन V4 हो गया। चौथे में देखते हैं D से A तक में, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, रुद्धोष्म संपीड़न जिसको हम बोलते हैं। यहां पर W4 कार्य क्या होगा, इसकी तरह होगा, तो यहां पर W4 क्या होगा, W4 इज इक्वल टू nR अपॉन 1 माइनस गामा, और इस बार हो जाएगा ये T1 माइनस T2, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरीके से गैस को दबाया जा रहा है तो निगेटिव यहाँ पर आ जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ क्या था T2 माइनस T1,
तो उधर क्या आएगा ये T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। और जब हम नेट कार्य निकालेंगे, नेट कार्य कुल कार्य, तो वो W बराबर लिख देंगे W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ये यहां से लिखेंगे। ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एक जैसे रहते हैं कैंसिल हो जाते हैं, बचते हैं ये दोनों, इनको हल करते हैं अभी हम, ठीक है। तो यहां से देखते हैं कि W2 और W4 तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, बचेगा ये वाला NR T1 log E बेस टू V2 अपॉन V1, माइनस कर देता हूं, उसको ऊपर ले लेते हैं NR T2, और ये हो जाएगा यहाँ से, इसको V4 अपॉन V3 कर देते हैं, log E बेस टू V4 अपॉन V3, ये यहां पर कर देते हैं। या एक तरीके से ये Q1 माइनस Q2 भी है, Q1 माइनस Q2 भी है ये, है ना, एक तरीके से। चलिए आगे समझते हैं। अब हमें इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या थी, ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है W, इनपुट क्या है Q1, या बराबर ये क्या होता है Q1 माइनस Q2 W, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस ये Q2 यहां पर ये है, अपॉन में क्या है Q1, तो मैं लिख सकता हूं कि यहां से 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। जो हीट इंजन की एफिशिएंसी थी तो वो ये एक तरीके से निकल के आई, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था अभी, तो ये वही फॉर्मूला ऐसे भी निकल के आता है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, Q2 अपॉन Q1, वास्तव में Q2 क्या है, ये Q2 है, और Q1 क्या है, ये Q1 है, तो इनको वहां पर रख सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस NR T2 log E बेस टू, क्या लिखूं, ये लिख सकता हूं मैं log E बेस टू V3 अपॉन V4, और नीचे NR T1 log E बेस टू V2 अपॉन V1, ये लिख सकता हूं। ये एफिशिएंसी आ रही है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी यहां पर आ रही है, कार्नोट चक्र के तरीके से एफिशिएंसी का हम डेरिवेशन यहां पर कर रहे हैं, जो कि एक आदर्श इंजन के लिए होता है। यहां पर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन समझाऊंगा और उसको देखेंगे कि यहां से V3 अपॉन V4 बराबर आ जाता है V2 अपॉन V1 के, V2 अपॉन V1 बराबर आ जाता है V3 अपॉन V4 के, तो ये लोग वाले यहां से कैंसिल हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा होता है PV की पावर बराबर कांस्टेंट, बॉयल्स के नियम पर आधारित होता है, या हम कहें कि P1 V1 बराबर P2 V2 पर ये आधारित होता है। जबकि जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है रुद्धोष्म प्रक्रिया में, वो पॉइसन के नियम पर आधारित होता है, और वो होता है PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, या हम कहें कि P1 V1 बराबर P2 V2 की पावर, P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, P2 V2 की पावर गामा, ये वाले। PV बराबर nRT भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आदर्श गैस के समीकरण की जो इक्वेशन है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो आयतन है, यही चीज़ें हम V1 V2 के लिए, और यही चीज़ें फिर हम यहाँ से एक तरीके से V3 और V4 के लिए यहाँ से लगाएंगे, और फिर उनको आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो देखेंगे यहाँ से निकल के कि जो मैं इसको हल नहीं कर रहा ज़्यादा, बस बता रहा हूँ कि यहाँ से वो आएगा, क्या आएगा, यहाँ से ये निकल के आएगा कि V2 अपॉन V1 बराबर V3 अपॉन V4 निकल के यहाँ से आता है, इस चीज़ों को इस्तेमाल करके। तो वहाँ से लॉग वाली जो ये टर्म है वो हट जाती है, तो निकल के क्या आएगा फिर यहाँ से, एफिशिएंसी इज इक्वल टू निकल के आएगी
1 माइनस T2 अपॉन T1, और परसेंटेज में एफिशिएंसी हम निकालना चाहें तो आएगी 1 माइनस में T2 अपॉन T1 इंटू में यहाँ पर 100, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। यानी कि जो फॉर्मूला हीट के टर्म में था, अब एफिशिएंसी टेम्परेचर के टर्म में आ गई है। यानी कि चाहे हमें वो हीट बता दे या टेम्परेचर के बारे में बताए तो एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हीट है वो जो T1 अपॉन T2 है वो हीट के तरह Q1 अपॉन Q2 के बराबर आ गई। तो इनमें ये भी एक रिलेशन हो गया, यहाँ से न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है इस पे। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ही कार्नोट इंजन in terms of temperature and this is the efficiency in terms of heat। तो ये पूरा एक कार्नोट चक्र था जो एक हीट इंजन की वर्किंग को बताता है, उसकी एफिशिएंसी को बताता है। और हीट इंजन जो कार्नोट इंजन है वो एक आदर्श इंजन के लिए है, इससे ऊपर कोई भी इंजन एफिशिएंट नहीं हो सकता है। जो हम प्रैक्टिकली इंजन हमारी बाइक है, कार है, किसी भी इंजन यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा प्रैक्टिकल इंजन है और उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती।